हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांश गौड़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल की बात करने वाले हैं और इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसी चीज़ें भी जानेंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा और कभी देखा भी नहीं होगा। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग बचपन से ही क्लास 6 से ही, जब से साइंस इंट्रोड्यूस होती है हमारे क्लासेस में, तब से हम लोग सेल्स और सेल के सारे सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और पता नहीं फलाने कितने तरीके के हमारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं और उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल रहा है क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करती हैं सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इस छोटे से सेल ऑर्गेनेल पे डिपेंड करती हैं, जो कि इतना छोटा है कि अगर आप इसको स्पेसिफिकली स्टेन ना करो तो ये दिखता तक नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं आज किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर किसी ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, तो उन साइंटिस्ट का नाम था कॉलिंकर। कॉलिंकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 1880 के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इन्होंने सबसे पहले इस तरीके के छोटे से सेल ऑर्गेनेल को देखा था और इन्होंने कहा था कि भाई कोई छोटा सा एक सेल ऑर्गेनेल है। तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, कॉलिंकर वाज अ साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद दो साइंटिस्ट थे, एक थे ऑल्टमैन और साथ में थे इनके फ्लेमिंग। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑल्टमैन एंड फ्लेमिंग। दे आर क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भैया किसने किया? डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हु इज क्रेडिटेड for the discovery of mitochondria? that is Altman and Fleming। सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? कॉलिंकर ने 1880 में, that is 1880 में। और फिर इसके बाद सवाल उठता है कि भाई वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया? टर्म किसने दिया था? क्योंकि जो ऑल्टमैन थे इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला था। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम दिया था जिसका नाम था बायोब्लास्ट। जी हाँ, आपको ये बात नहीं पता होगी, बट ऑल्टमैन जिनको डिस्कवरी के लिए क्रेडिट दिया जाता है, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोल के क्या बोला था? बायोब्लास्ट। तो सवाल ये उठता है कि भाई सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को टर्म माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? तो साइंटिस्ट का नाम था सी बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को टर्म दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। सो द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया was given by सी बेंडा। इसके बाद अगर हम लोग इसके साइज की बात करें, अगर हम लोग ये देखें कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, अगर हम लोग इसके साइज की और शेप की अगर हम लोग बात करें तो शेप इसका जो होता है वो सॉसेज शेप हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है, हमारा डायमीटर जो होता है, इट इज ऑलमोस्ट 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। 0.1 to 1 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है विद एन एवरेज ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर का क्या है भाई? एवरेज है, विद द एवरेज ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर। हाँ, तो साइज, ये चीज़ आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। कुछ एट्रीब्यूट्स आपको याद ही करना है, इसमें समझने लायक कुछ होता नहीं है, बस हाँ ये छोटा सा, एक बहुत छोटा सा सेल ऑर्गेनेल है जिसका डायमीटर क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। मतलब ये रेंज करता है 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक, और जिसका अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग इसका एवरेज क्या होता है? 0.5 माइक्रोमीटर का इसका एवरेज होता है। फिर इसकी बात होती है कि भाई इसकी लेंथ कितनी होती है। तो अगर हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ होती है लगभग 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर की इसकी लेंथ हो गई। तो जब हम लोग
साइज की बात करते हैं तो साइज के एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि भाई डायमीटर जो है वो है 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर विद एन एवरेज ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर एंड द लेंथ इज 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। और शेप कैसा हो सकता है, अभी हम लोगों ने देखा कि इसका शेप कैसा हो सकता है, इसका शेप हो सकता है सॉसेज शेप्ड, सॉसेज हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, इट कुड बी सॉसेज शेप्ड, इट कुड बी सिलिंड्रिकल शेप। इसके बाद अगर हम लोग बात करें द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, देन इट कुड वेरी फ्रॉम 1 टू एज मच एज 5 lakhs माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। जी हाँ, ये वेरी कर सकता है कि एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया से एक सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया तक हो सकते हैं। और ये किस बात पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि सेल फिजियोलॉजिकली कितना एक्टिव है। अगर सेल फिजियोलॉजिकली ज़्यादा एक्टिव है तो उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और अगर सेल फिजियोलॉजिकली कम एक्टिव है तो उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो सवाल ये उठता है कि सर ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया 1 से लेकर या फिर 5 लाख तक एक सेल में हो सकते हैं। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि माइक्रो एस्ट्रियास, और एक और एल्गा होता है, जिसका नाम है क्लोरेला फस्का एंड माइक्रो एस्ट्रियास। क्लोरेला फस्का एक एल्गा है जिसमें क्या है, ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें क्या है, ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में ही 1 माइटोकॉन्ड्रिया है। और एक और हमारे पास अमीबा होता है, वी हैव 1 अमीबा, एक हमारे पास अमीबा है, अमीबा का नाम है केओस। इसका नाम केओस क्यों है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक सेल में, अमीबा यूनिसेलुलर होता है, यू ऑल नो दैट, कि इसमें एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जस्ट इमेजिन कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया, 5 lakhs माइटोकॉन्ड्रिया इन 1 अमीबा सेल विच इज केओस। अपने नाम से ही बता रहा है कितना केओस है भाई, एक सेल के अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो अगर हम लोग इसका नंबर देखें, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर देखें, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वेरिएंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पे, द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। और इससे पहले हम लोगों ने एक बात करी थी कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा होता है और ये आसानी से दिखता भी नहीं है। अगर हम लोग स्पेसिफिकली इसको स्टेन ना करें तब तक ये हमको नहीं दिखेगा। तो अगर उस डाई की बात करें जिससे ये स्पेसिफिकली स्टेन होता है, उस डाई का नाम होता है जेनस ग्रीन बी। जी हाँ, इसको भी आप याद रखिएगा, उस डाई का नाम होता है जेनस ग्रीन बी। इस नाम की एक डाई होती है जिससे ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिकली स्टेन होता है और दिखाई पड़ता है। हम समझ जाते हैं कि जब जेनस ग्रीन बी से स्टेन करते हैं किसी भी सेल को, तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हमें दिखाई पड़ते हैं, वी नो दैट दे आर माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर की। ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे इस समय क्या बना हुआ है, ये एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या हुआ कि 2 लेयर्स होती हैं, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, और अंदर वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर इन मेम्ब्रेन की हम लोग थिकनेस की बात करें तो दीज मेम्ब्रेन्स, दीज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स, अगर इनकी हम लोग थिकनेस की बात करें तो ये होती है ऑलमोस्ट 60 to 75 एंगस्ट्रॉम थिक। कितनी थिक होती है, 60 to 75 एंगस्ट्रॉम थिक। और इन दोनों लेयर्स के बीच में, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी स्पेस भी होती है, एक हमारे पास स्पेस भी होती है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। और इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को हम लोग पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये होती है लगभग 80 to 100 एंगस्ट्रॉम थिक। इट इज ऑलमोस्ट 80 to 100 एंगस्ट्रॉम थिक। इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, काफ़ी छोटा लिख दिया है, तो इसको हम लोग अगर थोड़ा साफ लिख लें इस तरीके से,
ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, पहली बात तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और अगर हम लोग इस स्पेस की बात करें, इसके थिकनेस की बात करें, तो ये होती है ऑलमोस्ट 80 to 100 एंगस्ट्रॉम थिक। कितनी? 80 to 100 एंगस्ट्रॉम थिक होती है ये। हाँ, तो भाई हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट हैज एन आउटर मेम्ब्रेन एंड एन इनर मेम्ब्रेन। हमारी इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन की अगर हम लोग थिकनेस की बात करें तो ये होती है ऑलमोस्ट 60 to 75 एंगस्ट्रॉम। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है, इट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो होती है, जो थिकनेस होती है उस स्पेस की, दैट इज 80 to 100 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद आ जाते हैं भैया हम लोग, अगर हम लोग ध्यान से देखो तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू इनफोल्डिंग्स। इस तरीके का फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर की वजह से ये जो इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स एंड दीज टू एक्वस कंपार्टमेंट्स आर, एक तो आउटर कंपार्टमेंट है और एक क्या है, एक ये इनर कंपार्टमेंट है। वन इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द अदर वन इज द इनर कंपार्टमेंट। और इन दोनों ही कंपार्टमेंट में अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। बट अभी हम लोग को क्या जानना है कि सिंस बिकॉज ऑफ दीज इनफोल्डिंग्स, इन इनफोल्डिंग्स की वजह से, विच आर कॉल्ड व्हाट, क्रिस्टी, इसको हम लोग बोलते हैं, इन इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। एक इनफोल्डिंग की बात करें तो इट इज कॉल्ड क्रिस्टा, बट सारी इनफोल्डिंग्स को जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, क्रिस्टी। सो इट दिस क्रिस्टी डिवाइड्स द इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स, एक आउटर और एक इनर, ठीक है ना। और इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम लोग बात करते हैं तो वो होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया, जिस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर आप लोगों को पता हो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होती है, एक साइकिल जिसका नाम होता है क्या, क्रेब्स साइकिल। और आपने सुना होगा कि दिस क्रेब्स साइकिल अकर्स इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पे होती है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये साइकिल, है ना। और इस क्रेब्स साइकिल से हमें क्या होता है, क्या मिलता है, एटीपी का प्रोडक्शन। क्या होता है भाई, एटीपी का प्रोडक्शन। और एटीपी हमें क्या प्रोवाइड करता है, एटीपी क्या होता है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, क्लास 7 से, कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हमें ये एनर्जी दे रहा है किस चीज़ के लिए, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, कुछ भी करने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, गाने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज़ के लिए क्या चाहिए, कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करना है आपको, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस of the cell. That is why the mitochondria is also called the powerhouse of the cell. Why it is called the powerhouse of the cell? Because it is providing energy in the form of ATP. What is ATP? It is the energy currency of the cell. कहीं पे भी एनर्जी चाहिए ATP देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही है करेंसी। अरे भैया बाहर से कुछ, मार्केट से कुछ लेने जाना पड़ेगा तो क्या लेके जाना पड़ेगा, पैसा लेके जाना पड़ेगा। ऐसे मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। तो जैसे कि हमें कोई भी सामान खरीदने के लिए, दुकान से कोई भी सामान खरीदना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, करेंसी, विच इज़ इन इंडिया। इंडिया में क्या है, वो रुपीज़ है। वैसे ही बॉडी में कहीं पे भी एनर्जी चाहिए होती है तो वहाँ पे हमें क्या देना पड़ता है, ATP। क्या खर्च करना पड़ता है, ATP। एंड दिस ATP इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसके बाद आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में पूरे सेल में एक देखो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, बट पूरे सेल में केवल 2 ही और ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का DNA होता है। दे हैव देयर ओन DNA। यस,
ये इसमें क्या आते हैं, एक तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आता है और दूसरा क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन सा वो दूसरा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें अपना खुद का डीएनए होता है। खुद का डीएनए होने से क्या होता है भाई, देखो ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट तो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शंस अभी भी न्यूक्लियस का डीएनए, न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल ही कंट्रोल कर रहा होता है। बट अपने कुछ फंक्शंस ये खुद कंट्रोल कर सकता है, कुछ प्रोटीन्स ये खुद बना सकता है, क्योंकि इसमें आरएनए पॉलीमरेज, इसमें डीएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये एंजाइम्स बेसिकली होते क्या हैं, दे आर प्रोटीन्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन्स खुद भी बना लेता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन डीएनए। और इसके खुद के डीएनए होने की वजह से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल और सेल विद इन अ सेल। क्या बोलते हैं भाई, ध्यान से देख लो, नोट कर लो, सेल विद इन अ सेल। क्यों बोला जा रहा है सेल विद इन अ सेल? क्योंकि भैया इसके पास क्या है, इसके पास सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड नेकेड सर्कुलर डीएनए होता है। सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड, ध्यान रखना, सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, जिससे कि ये खुद के कुछ प्रोटीन्स को क्या कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है। और सिंस ये अपने खुद के कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकता है, क्यों, कैसे कर सकता है? क्योंकि इसके पास होते हैं भैया राइबोसोम्स भी। कौन से राइबोसोम्स होते हैं इसमें? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं भैया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। और इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर 70S राइबोसोम्स। कौन से एस राइबोसोम्स? 70S राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, जिसकी वजह से इसको हम लोग सेल विद इन अ सेल, या फिर एक चीज़ और बोलते हैं इसको, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी अगर ऑटोनॉमस होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट है। क्या है? ऑटोनॉमस का मतलब ही क्या होता है? इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो सेमी का मतलब क्या हो गया? पार्शली। सेमी का मतलब क्या हो गया? पार्शली। तो ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे फंक्शंस इसके जो होंगे दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। बट कुछ प्रिलिमिनरी फंक्शंस, बहुत सारे अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी माइटोकॉन्ड्रिया खुद कंट्रोल कर सकता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि ये क्या होता है? पार्शियली इंडिपेंडेंट होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिंगल और डबल स्टैंडर्ड नेकेड सर्कुलर डीएनए एंड ऑल्सो राइबोसोम्स भी हैं, जिससे कि ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस आराम से कर लेता है। और हाँ, बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिवाइड, दे कैन ऑल्सो डिवाइड बाय सिंपल मेथड्स लाइक फिजन। ये खुद को डिवाइड भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तो एक और फंक्शन ऐड हो गया किसमें? सेमी ऑटोनॉमस फंक्शन में, कि बैक्टीरिया कैन डिवाइड इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। फिजन की मदद से ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। तो हम लोगों ने आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या देखा? ये देखा कि भैया इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उनकी थिकनेस क्या होती है? 60 to 75 एंगस्ट्रॉम। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि भाई दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 80 to 100 एंगस्ट्रॉम थिक। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है इट इज़ फोल्डेड इनटू इन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, जिसकी वजह से दिस अंदर वाला इन्वायरमेंट या अंदर वाला कंपार्टमेंट इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स दैट इज आउटर एंड इनर एक्वस कंपार्टमेंट्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, क्रेब्स साइकिल में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। क्रेब्स साइकिल हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग किस में आएंगे हम लोग? जब रेस्पिरेशन में आएंगे, जब हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो क्रेब्स साइकिल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और ये भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स का यूज़ होता है और कौन सी मेम्ब्रेन में कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। फिलहाल आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखना है। फिर उसमें हम लोगों ने और क्या देखा कि भाई it is also called cell within a cell or semi-autonomous cell organelle. Why? Because of the presence of single or double stranded circular naked DNA. It can control various of its functions. अपने खुद के functions भी ये control कर सकता है, और ये क्या कर सकता है? राइबोसोम्स की मदद से it can
protein synthesis. It can help in protein synthesis. Ribosomes can help in protein synthesis and it can synthesize its own proteins. अपने proteins खुद बना सकता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला, cell within a cell. और it can also divide by the process of fission. ये fission के process से divide भी कर सकता है. And since it is involved in the production of energy in the form of ATP, it is called the powerhouse of the cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें लगता है कि आज आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी. अगर जाते जाते एक चीज़ और अच्छे से बता जाते हैं कि जो आपने हो सकता ना पता हो, तो अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर स्पेस को हटा दो, आउटर मेम्ब्रेन को हटा दो किसी तरीके से, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को फिर हम लोग बोलते हैं माइटोप्लास्ट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोप्लास्ट. तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पता चलेंगी जो कि आपको नहीं सुनी होंगी या नहीं पता होंगी आज तक. तो अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर स्पेस को हटा दें, आउटर मेम्ब्रेन को हटा दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोप्लास्ट. तो आज के वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में अगले सेल ऑर्गेनेल के साथ मिलेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है.